वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 27 दिसंबर के होंगे। कभी कभी जब हॉलीडे होता है तो करंट अफेयर नहीं आ पाता है, जैसे कि संडे, या फिर अगर बात करें जो क्रिसमस वाला डे था उस पर आप सभी को करंट अफेयर नहीं मिलता है, तो अगले दिन आपको करंट अफेयर देखने के लिए नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, हाल ही में गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस डे को हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि सुशासन दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सेम चीज़ आप सभी से पूछी जा रही है। तो दोनों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर। अब सवाल आता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर हम पढ़ते हैं तो सारी जानकारी हमें रखनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर डी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, भारत में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र अगर बात करें भारत रत्न और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाता है। यह दिन श्री वाजपेयी जी के सम्मान में 2014 में सरकार को जवाबदेही, लोगों को भी जागरूकता बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के कार्य दिवस घोषित भी किया गया है। तो ऐसे में जानकारी आप सभी को रखनी है। अब सवाल आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 1996 में उनका पहला कार्यकाल था जो कि सिर्फ यहाँ 13 दिनों के लिए था। साथ ही अगर बात करें 1998 से लेकर 1999 मतलब कि 1999 तक 13 महीने की अवधि के उन्होंने दूसरा जो कार्यकाल है, फिर दूसरा आप सभी तीसरा माफ कीजिए देखने के लिए जो मिला था वो 1999 से लेकर 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया था। संसद में उनका पहला प्रवेश जो हुआ था वो 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वह 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2015 में श्री वाजपेयी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत में 100 BFSI फर्मों में से कौन सी बैंक शीर्ष पे है, मतलब कि पहले नंबर पे है। तो ऐसे में BFSI के बारे में आपके मन में सवाल होगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, BFSI की फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर पूछा गया कि 100 में से पहले नंबर पे कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, HDFC। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे आपके सामने इमेज भी आ जाती है। विजकी द्वारा BFSI मूवर्स की सेकस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमाओं के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है। कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को मौद्रिक प्रबंधन को नवीन अगर बात करें पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी रखनी है अन्य श्रेणी के विजेताओं के बारे में। यहाँ पे वॉलेट और UPI श्रेणी जो जीती है वो गूगल पे ने है। नियो बैंक श्रेणी किसके द्वारा जीती गई, योनो, जो कि SBI का आप सभी को पता होगा। पेमेंट्स बैंक श्रेणी की अगर बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक आप सभी को याद रखना है। अब सवाल आता है HDFC के मुख्यालय के बारे में, कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, मतलब कि महाराष्ट्र में, ठीक है। HDFC बैंक MD और CEO की बात करें शशिधर जगदीशन है, जो कि पूर्व थे वो थे आदित्य पुरी जी, ठीक है। HDFC की बैंक टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है।
इंड एंड आरए ने फाइनेंशियल ईयर मतलब कि वित्त वर्ष की बात की गई है। एफआई का मतलब आप समझ जाना वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान संशोधित किया है। कितना किया है आप सभी को बताना। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लेकिन ऐसे में आपके सामने लिखा है IND और साथ ही आरए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी रहने का जो अनुमान है वो संशोधित किया है। अब कितना किया है, पहले इनका अनुमान था 11.8 माइनस के अंदर। ठीक है, 11.8 रहने का अनुमान इन्होंने जताया था, लेकिन बाद में जैसा कि आप सभी ने देखा कईयों ने अलग अलग अनुमान दिए हैं, किसी का 7.6, किसी का 7.7 है। तो ऐसे में इनका भी कहना है कि 7.8 है, जो कि माइनस के अंदर। याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये भी माइनस में ही है। ठीक है, तो ऐसे में इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 7.8 इन रहने का अनुमान है। साथ ही इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि 2021 और 22 के अंदर 9.6 तक बढ़ने का अनुमान लगाया, जो कि पॉजिटिव के अंदर है। अब होगा कि नहीं होगा इसके बारे में इंतजार हम कर सकते हैं। वही नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। और आरबीआई के बारे में इससे पहले हमने कई क्वेश्चन कवर किए, सारी जानकारी आप सभी को दी है। आरबीआई के बारे में बता करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इस बार मैं आपको एक नई बैंक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, वैसे आप सभी को पता भी होगा। तो किसका लाइसेंस रद्द किया है, वो है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया है। रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता उल्लंघन किया था। तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पर लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को याद भी रखना है। अब ऐसे में इनके एमडी और सीईओ पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम है संजय अग्रवाल, वो आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब आरबीआई के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि एक एक वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक जानकारी देता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए डीएफसी भारत में कितना निवेश करेगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कितना करेगा, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 54 मिलियन या फिर 40 मिलियन डॉलर। ये सारी राशि डॉलर के अंदर है, याद रखना अमेरिकी डॉलर की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 54 मिलियन का यहाँ पे जो निवेश है वो किया जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की तरफ से कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर देश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विकास के लिए भारत में 54 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। डीएफसी इसको लेकर 54 मिलियन की भारतीय राष्ट्रीय अगर बात के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष NIIF के लिए इक्विटी में निवेश भी करेगा। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखनी है। राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई भारत के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, फरवरी 2015 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय निवेश अगर बात की इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के एमडी और सीईओ कौन है, सुजय बोस। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है, जो कि आप NIIF के बारे में जानकारी याद रखनी है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, नीचे यहाँ पे डॉलर की इमेज आ जाती है, जो कि कोई खास नहीं है। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ होगी। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। कल हमारा जो करंट अफेयर वो नहीं आया था। कई बार जब छुट्टी होती, छुट्टी वाले दिन करंट अफेयर नहीं आता है। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ होने वाली है, ओडिशा के अंदर। ओडिशा के बारे में पिछले 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर मैंने जानकारी दी है। मैंने यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में बताया है, साथ ही आपको ये भी बताया कि राजधानी क्या है। कमेंट करके जल्दी से छाप दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे याद रहेगा। लेकिन थोड़ी जानकारी मैं दे दूं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जाएगा। स्टेडियम का निर्माण राउरकेला के बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। नीचे आप लोगों के सामने इमेज भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर बात की 15 एकड़ की भूमि फैले स्टेडियम में 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी के सामने है। यह पहले ही घोषित किया जा चुका था कि उड़ीसा में 2034 में 2 स्थानों पर भुवनेश्वर साथ ही राउरकेला के अंदर लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, डिजी बॉक्स। अगर बात की डिजी बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, नीति आयोग।
डीजी बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवा की जो शुरुआत की है, लॉन्च किया गया, वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में अगर बात करें, नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे डीजी बॉक्स कहा जाता है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेगा। यह क्लाउड स्टोरेज की फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, आईओएस, एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ साथ व्यवसाय शामिल होगा। डीजी बॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस बिल्कुल मुफ्त रहेगा, लेकिन इसके बाद में अगर 30 रुपये देते हैं तो आपको 100 GB स्पेस मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जानकारी रखनी डीजी बॉक्स के बारे में, साथ ही आपको थोड़ी सी जानकारी और रखनी, जो कि मैं आप सभी को नीचे दिखाना चाहूँगा, नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, आप सभी के जानते होंगे, अमिताभ कांत जी हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित होगी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात के अंदर होने वाली है। हाल ही में हमने गुजरात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्दी गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकर्ण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। इस रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो करेगी, जिसके अंदर रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री उत्पादन के लिए लिथियम, और अगर बात करें उसका जो प्रोसेस है वो करेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर यह भारत में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। हाल ही में अगर बात करें, शमसू रहमान फारूकी जी का निधन हुआ, उनका संबंध किसके साथ में था, अभिनेता, कवि, समाज सेवक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इनका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें, प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसू रहमान फारूकी जी का निधन हो गया है। ये कोविड-19 की वजह से, यहाँ पे अगर बात करें 1 महीने बाद ही उनका जो निधन है वो देखने के लिए मिला है। 1996 में अपने काम 18वीं शताब्दी कवि मीर तकी मीर पर किए गए 4 संस्करण अध्ययन शेर ए अगर बात करें शोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 2009 में नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित भी किया था। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप सभी के सामने है, नीचे इमेज के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उनका संबंध कवि से था। इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है, पद्म श्री भी मिला था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। हाल ही में पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हुआ है। 4 ऑप्शनों में से उनका जो राइट आंसर बताना है, उनका किस देश के साथ में संबंध था या फिर किस देश के लिए खेला करते थे। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं बता सकते हैं। नीचे इमेज के माध्यम से आप लोग पहचान भी जाएंगे, इंग्लैंड का आप सभी को लोगो देखने के लिए मिलेगा उनकी जर्सी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के लिए यहाँ पे खेला करते थे। पूर्व इंग्लिश प्रथम श्रेणी बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया है। वह 1956 से लेकर 1978 तक क्रिकेट के करियर के दौरान उन्होंने अपनी पीढ़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों थे, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट मैच खेले थे। 1963 से 76 के बीच में 13 वर्षों के दौरान 5,000 से अधिक रन भी बनाए थे। 1965 में एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, नीचे आपको इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, जो कि नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा नीचे जान ही रहा है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन की तो आवश्यकता भी नहीं, चौथे की माफ कीजिए, है ना। तो किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, पंजाब। नीचे आपको इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री सर आप सभी के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में पंजाब के बारे में आप सभी को याद रखना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए और साथ ही डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PR इनसाइट का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं, सावधानीपूर्वक निगरानी रखने और बाद में जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं की कार्यक्रम की नई दिशा लेना होगा। तो ऐसे में आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है। साथ ही अगर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर। साथ ही अगर आपसे राज्यपाल पूछे जाए तो BP सिंह आप सभी को याद रखने, BP सिंह बदनौर जी। तो ऐसे में सूचना जनसंपर्क और विभाग द्वारा PR इनसाइट एप्लीकेशन राज्य के सभी समाचार लेखों, सोशल मीडिया पोस्टों को एक एकल रिपोजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जो कि आपको देखने के लिए मिला है।
नीचे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, कोविड-19 की सभ्यता समाधान नामक एक नई पुस्तक का यहाँ पे विमोचन किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर प्रकाशनों के नाम दिए गए हैं, तो ऐसे में विमोचन की जगह पे आपको प्रकाशन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको काट देंगे जब आपको पीडीएफ देंगे। अभी तक कोई पीडीएफ नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय के अंदर सारी पीडीएफ आपको एक साथ दे दी जाएंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया, कोविड-19 सभ्यता समाधान नामक एक नई पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है। मैं चाहता था कि आपसे प्रकाशन पूछा जाए, क्योंकि विमोचन तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना था। तो ऐसे में अगर बात के नीचे इमेज के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है प्रभात प्रकाशन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो जानी मानी हस्ती हैं। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता संकट और समाधान का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, साथ ही अगर बात करें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है। साथ ही अगर बात करें इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन जो किया है प्रभात प्रकाशन ने किया है, जैसे कि जानकारी मैंने आपको दी है। तो ऐसे में इसके अंदर जानकारी दी गई कोविड-19 की महामारी के समय बीमारी को लेकर, संकट को लेकर, उसके समाधान को लेकर, सुझाव को लेकर और जीवन जीने के सामान्य तरीके को लेकर तमाम चीज़ें इस पुस्तक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपके सामने आ जाती है। लास्ट वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसोचैम के यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, आप सभी ने बताया अवनीत अग्रवाल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। आज अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आप सभी के सामने आता है, हाल ही में ओम मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बेस्ट, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोरा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।